जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और ठीक है, तो इस माहौल में मुझे फिर से देख कर के आपको खुशी भी हो रही होगी, है ना। बस ये है कि अब कुछ चीज़ों में आप लोगों को दिल्ली आया हुआ था, तो इसलिए राम सर से मिलना हुआ। राम सर ने कहा कि क्लास अगर करनी है तो कर लो। हमने कहा कि बच्चे बहुत परेशान हैं, तो ठीक है क्लास करवा देते हैं, है ना। तो अभी फिर से आप लोगों के लिए टॉप 30 प्रश्न करवाऊंगा सीटेट के लिए, तो ठीक है। तो इनको हम देखते हैं और संस्कृत शिक्षण पर ही करेंगे हम चर्चा इस विभाग में भी। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। निम्नलिखितेषु कतमं व्यापक मूल्यांकनस्य भागम नास्ति कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं है, आपसे पूछ रहा है। संचयी अभिलेख और दत्त कार्यम और शिक्षक अभिभावकयोः उपवेशनम, शिक्षक और अभिभावक का उपवेशन और स्वीकृत भाषा पाठनम यानी स्वीकृत लिया गया भाषा को पढ़ाना, यानी कक्षा में जो संप्रेषण की भाषा है उसको पढ़ाना। तो देखिएगा, संचयी अभिलेख का मतलब होता है जिसमें हम छात्रों की समग्र जीवन पद्धति को, है ना, या फिर शैक्षणिक गतिविधियों को एकत्रित करते हैं, उसको हम संचयी अभिलेख कहते हैं सामान्य तौर से। और इसका विशिष्ट अलग अलग परिभाषाएं भी हम देख सकते हैं इसमें। और दत्त कार्यम का मतलब होता है कि दिए गए कार्य को, और शिक्षक और अभिभावक का उपवेशनम, यानी शिक्षक और अभिभावक का उपवेशनम। उपवेशनम से तात्पर्य मीटिंग, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग यानी देखिएगा, और यानी पेरेंट्स और टीचर का मीटिंग को कहा। और स्वीकृत भाषा पाठन यानी लिए गए भाषा का पढ़ाना। तो यहाँ पर देखिएगा, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम ये जो व्यापक मूल्यांकन पूछा है, तो इसमें हम ये जो सी ऑप्शन है ना, इसको हम समावेश नहीं करते हैं, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक का जो उपवेशन है, जो बातचीत है, ये मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। एतेषु केन प्रशिक्षणस्य उद्देश्यानि वर्गीकृतम, कहा कि इनमें से किसने प्रशिक्षण के उद्देश्य को वर्गीकरण किया है। गिलफोर्ड, गाल्टन और पियाजे या फिर ब्लूम। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो दिया गया है, ठीक है, यानी प्रशिक्षण के उद्देश्य को किसने वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि, ठीक है, ब्लूम के द्वारा ये जो शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण किया गया है। और ये सबसे फेमस प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर सिद्धांतों को लेकर के आपसे प्रश्न पूछता है तो। यानी संस्कृत भाषा शिक्षणे पाठ्य पुस्तकम वर्तते, ये हमने कल कर लिया था इस प्रश्न को, ठीक है। इस प्रश्न को हमने कर लिया था कल, इसलिए इसमें ज़्यादा समय न लगाते हुए अब आंसर बता करके हम चले गए। और इसके बाद फिर देखिएगा, ये भी यहाँ पर भी इसी प्रकार का सवाल फिर से कल भी हमने कराया था। प्राची सर्वदा संस्कृतेनैव व्यवहरति सह कदापि विद्यालयं न गता, यानी प्राची हमेशा संस्कृत में ही व्यवहार करती है और वो कभी विद्यालय नहीं गई हैं। यह क्या है, भाषा अधिगमस्य, ये उदाहरण किस प्रकार का है, भाषा अधिगम का या फिर उसकी प्रतिभा का, भाषा अर्जन का या फिर मित्रों के उपकार का। तो ये भाषा अर्जन का यहाँ पर क्या है, ये उदाहरण है, कल भी आपको बताया हूँ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। संस्कृत भाषा शिक्षणम सहाय्यम करोति, संस्कृत भाषा शिक्षण सहाय्य करता है, यानी सहायता करता है केवल साहित्य बोधने, यानी केवल साहित्य को बतलाने में, और व्याकरण नियम बोधा, व्याकरण नियम को बतलाने में, या फिर भाषा यहाँ शुद्ध व्यवहारोपरि बलम ददाति, या फिर भाषा के शुद्ध व्यवहार पर बल देता है, या फिर भाषा के निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य में देता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड का, वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा, भाषा शिक्षण केवल साहित्य पर ही आधारित नहीं होता है। भाषा जो है साहित्य के अतिरिक्त उसमें भाषा में हम ग्रामर को भी देखते हैं, व्याकरण को देखते हैं, अन्य कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें संस्कृति, सभ्यता इत्यादि भी समावेश किए जाते हैं। इसलिए केवल साहित्य बोधन नहीं हो सकता, व्याकरण नियम का भी बोध नहीं हो सकता। तो ये देखिएगा, निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे कोई अधिगम करने वाला है, सीखने वाला है, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको हम
दूर करने का काम करते हैं इस प्रकार के शिक्षण से, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, दृश्य श्रव्य उपकरणानां प्रयोगकरणस्य किम उपयुक्तम कारणम स्यात्। कहा कि दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करने का क्या उचित कारण हो सकता है। ध्यानाकर्षणार्थम, ध्यानाकर्षण करने के लिए यानी दूसरों को केंद्रीकृत करने के लिए, ठीक है। और कहा कि बुद्धि विकासार्थम यानी बुद्धि के विकास के लिए, और प्रत्यक्ष ज्ञानार्थम यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए, और कहा कि जिज्ञासा वृद्ध्यर्थम यानी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा तब तक, ठीक है। दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग से क्या हो सकता है, यानी सबसे सटीक इसका आंसर क्या हो सकता है जब हम दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ध्यानाकर्षण भी संभव है, बुद्धि विकास भी होता है, जिज्ञासा की भी वर्धन होता है। लेकिन मेन चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं शिक्षण उपकरणों की सहायता से, जैसे हमको लेह लद्दाख का कोई पाठ पढ़ाना है, ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख का अगर हमको पाठ पढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेह लद्दाख के समग्र संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला एक चित्र प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ के यहाँ पर मैं आपको वहाँ के संस्कृति से संबंधित चित्र दिखा दूंगा और वहाँ के भौगोलिक स्थिति के चित्र दिखा दूंगा। इससे क्या होगा, आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए हो जाएगा यहाँ पर सबसे राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न देखिएगा, जिन प्रश्नों में आपको लगता है कि सभी प्रकार के आंसर संभव हैं, तो ऐसे में व्यापक परिप्रेक्ष्य किसका है, इसको ध्यान देना है सीटेट के अंतर्गत। वाचनस्य विभिन्न प्रकारेषु गहन वाचनम कस्मिन् अंतर्भवति। कहा कि वाचन के यानी पठन के विभिन्न प्रकारों में गहन पठन कहाँ पर अंतर्भाव होता है, यानी इस गहन पठन को हम कहाँ पर रखते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। सस्वर वाचन में, मौन वाचन में, या फिर सामान्य वाचन या फिर त्वरित वाचन के अंतर्गत हम इसको रखते हैं, इसको बताइएगा। 7th का आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैंने आपको बताया कि, ठीक है, ये जो पठन है कई प्रकार से विभक्त है। पठन कौशल, पठन को ही हम वाचन भी कहते हैं, इसको भी नोट करिएगा, ठीक है। वाचना बोलते हैं ना, कि देशज भाषा में भी वाचना बोलते हैं, वाचने का मतलब बोलना, ठीक है ना। तो इसलिए कहा कि सस्वर वाचन के विभिन्न प्रकार में गहन वाचन किसके अंतर्गत समावेश करते हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौन वाचन के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। जिसमें कि गहन वाचन का मतलब होता है कि गंभीर तरीके से हम विषय को पढ़ते हैं इसमें। और इसमें देखिएगा, ये जो इस प्रकार के पठन जो होता है ना, उच्च शिक्षा में बहुत अनिवार्य होता है, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अनिवार्य होता है। और इसमें जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो थोड़ा सा बड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, इसको भी नोट करिएगा। बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं। मौखिक भाषा मूल्यांकनस्य सर्वोत्तमा शैली। मौखिक भाषा मूल्यांकन की सबसे उत्तम शैली कौन सी है, आपको बताना है। मौखिक भाषा मूल्यांकन की सर्वोत्तम शैली कौन सी है। अनुभव कथनम, अनुभव कहना, पुस्तक पठनम, पुस्तक पढ़ना, अंत्याक्षर क्रीड़ा यानी अंत्याक्षरी क्रीड़ा खेलना, यानी प्रश्नानाम निश्चित उत्तर स्वीकृति, यानी प्रश्नों की निश्चित उत्तर प्राप्त करना बच्चों से। तो बताइएगा क्या हो सकता है इसका राइट आंसर तब तक। 8वां प्रश्न है, मौखिक भाषा मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ शैली क्या हो सकती है, आपको बताना है। जैसे अगर मैं आपसे संस्कृत बुलवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इनमें से अपने ऊपर लेकर के देखिएगा। आप किसके द्वारा हम भाषा का मूल्यांकन कर सकते हैं वास्तविक रूप से, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुभव कथनम, क्योंकि आप इसमें स्वतंत्र तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में मतलब आपकी जो भाषा में क्या पकड़ है, शाब्दिक संरचना क्या कर रहे हैं, वाक्य संरचना क्या है, आप शुद्ध बोल रहे हैं या अशुद्ध बोल रहे हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अनुभव कथन। ज़्यादा बोलेंगे तभी, और पुस्तक पढ़ा करके तो क्या होगा, पुस्तक में जो विषय वस्तु है उसी का ज्ञान हो जाएगा, है ना। अंत्याक्षरी क्रीड़ा के द्वारा, तो यहाँ अंत्याक्षरी क्रीड़ा तो जो आपका पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित होता है। प्रश्न का निश्चित उत्तर प्राप्त करना ये भी संभव नहीं है, इसके द्वारा भी हम भाषा का मूल्यांकन संभव नहीं है, क्योंकि देखिएगा प्रश्नों का
एक निश्चित उत्तर प्राप्त करने से केवल सीमित शब्दावली का ही आप प्रयोग करते हैं इसमें, इसलिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षायाः उद्देश्यम, यानी प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। उच्च अंकान प्राप्त्यर्थम बलम, उच्च अंकों को प्राप्त करने के लिए बल देता है। और कहा कि पौनः पुण्येन परीक्षा स्वीकरणम, बार बार परीक्षा स्वीकार करता है ये। और कहा कि समय सारिण्यम उपवेशन क्रमे च शिथिलता, समय सारिणी के अनुसार और बैठने के क्रम में ये शिथिलता को प्रदान करता है। केवलम प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक आधारित अनुदेशनम, यानी प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक के आधार पर अनुदेशन करता है ये। आपको बताना है 9th का आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है ये उच्च अंक प्राप्त करने के लिए बल नहीं देता है, बार बार परीक्षा भी नहीं लेता है, समय सारिण्याम उपवेशन क्रमे च शिथिलता, बच्चों के मतलब बैठने के क्रम में शिथिलता ये भी कतई संभव नहीं है। तो इसलिए देखिएगा, कई बार आप लोग सोचते हैं ना कि केवलम ये जो दिया रहता है ये हमेशा गलत होता है, आप कहते हैं। तो यहाँ पर केवल वाला आंसर भी यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा इसको। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में यहाँ पर आपका प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक आधारित अनुदेशन को हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आप लोगों के मन में चलता है ना कि ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये अंतः संबंधित होते हैं भाषा के कौशल, इसलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा विषयकम किम तथ्यम युक्ति संगतम, यानी भाषा के विषय में कौन सा तथ्य युक्ति संगत है, आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिएगा ध्यान से, व्याकरण आधारिता भवति, यानी व्याकरण आधारित, यानी भाषा जो है व्याकरण पर आधारित होती है। भाषा ज्ञानस्य आशयः व्याकरण ज्ञानम वर्तते, भाषा ज्ञान का जो आशय है वो व्याकरण ज्ञान है। अधिगमने अध्यापने च पाठ्यपुस्तकानां विशेष भूमिका भवति, सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तक की विशेष भूमिका होती है, भाषा को सीखने सिखाने में पाठ्यपुस्तक की विशेष भूमिका होती है। जीवनस्य विभिन्न स्थितीनां साधने सहायति, भाषा जो है जीवन के विभिन्न स्थितियों को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। तो आपको बताना है क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिएगा, भाषा के विषय में भाषा व्याकरण पर आधारित होती है, भाषा ज्ञान का तात्पर्य व्याकरण ज्ञान है, और भाषा सीखने सिखाने का मतलब होता है कि पाठ्यपुस्तक की विशेष भूमिका होती है भाषा सिखाने में, और जीवन से विभिन्न स्थिति नाम साधने सहायता करती है, यानी जीवन के विभिन्न स्थितियों को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। ये यहाँ पर बताया गया कि भाषा के संदर्भ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाषा जो है आपकी आवश्यकताओं को पूरी करती है, भाषा जो है यानी सहेलियों से अरे क्या करती हो, ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप करते हो, और ठीक है छुप छुप करके जिससे आप प्यार करते हैं ना उससे अपनी भावों को अभिव्यक्त करना सिखाती है भाषा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत भाषायाः संदर्भे सततं व्यापकञ्च मूल्यांकनस्य उद्देश्यं वर्तते। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, आपसे पूछ रहा है कि छात्रों का भाषा अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान करना, केवल छात्रों की न्यूनता का ज्ञान करना, छात्राः यावत् अधिगच्छन्ति तावत् ज्ञानम, छात्र जितने समझते हैं उतना ही ज्ञान अर्जन कर लेना, और छात्रेभ्यः उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ज्ञानम, छात्रों की उत्तीर्णता और अनुत्तीर्णता का ज्ञान कर लेना, यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे। भाषा के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों की न्यूनताओं को ज्ञान नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जितने सीखते हैं उतना ही ज्ञान भी नहीं करते हैं, छात्रों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्णता का भी ज्ञान नहीं करते हैं, बल्कि छात्रों के भाषा अधिगम प्रक्रिया का हम समग्र रूप से ज्ञान करने का काम करते हैं, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षणे रचनात्मक आकलनाय किम सर्वोत्कृष्टम स्यात्, भाषा शिक्षण में रचनात्मक आकलन के लिए क्या सर्वोत्कृष्ट हो। ठीक है, श्रुतलेख, प्रश्नानाम उत्तर लेखनम, प्रश्नों का उत्तर लेखन करना, इकाई परीक्षा स्वीकृति, इकाई का मतलब होता है यूनिट परीक्षा, ठीक है ना, तो जो वीकली टेस्ट होता है, जो मासिक टेस्ट होता है, उसको इकाई कहते हैं। ठीक है, और कहा कि छात्रेभ्यः स्व अनुभूति लेखनार्थम प्रेरणा प्रदानम, छात्रों को अनुभूति
लेखन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना। तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है, रचनात्मक आकलन के लिए सबसे उचित क्या हो सकता है, यहाँ पर बताइएगा। 13वां सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। देखिएगा रचनात्मक का मतलब होता है कि छात्रों में जो कुछ भी प्रतिभा है उसको उजागर करना, यूँ समझ लें, है ना, ठीक है। तो ऐसे में मतलब हम क्या करेंगे, छात्रों को अपनी अनुभूति लिखने के लिए प्रेरणा देंगे, तो ये सबसे रचनात्मक कार्य हो जाएगा इनमें से सबसे सटीक, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। एकः उत्तमः अध्यापकः विद्यार्थिषु कस्योपरि बलं प्रददाति। एक उत्तम अध्यापक विद्यार्थी के किस पर सबसे अधिक बल देता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। 14वां सवाल है, इसको बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के किस पर बल देता है, प्रतियोगितात्मक भावना पर, सहयोग भावना पर, प्रतिद्वंदी भावना पर और तटस्थ भावना पर। कल इस पर भी चर्चा की है, यहाँ पर सहयोग भावना पर ये बल देता है। और कहा कि नेक्स्ट देखिएगा अगले सवाल को, अल्पावधि, देखिएगा अल्पावध्यात्मकस्य मूल्यांकनस्य लाभः वर्तते, यानी अल्प अवधि युक्त मूल्यांकन का लाभ क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको बताइएगा क्या हो सकता है। इदम अध्ययनार्थम समयम कल्पयति, यह पढ़ाने के लिए समय सृजन करता है। नियमित कार्यकरणस्य अभ्यासः विकसति, यानी नियमित कार्य करने के लिए अभ्यास विकसित करता है। विषयम प्रभावयति, विषय को प्रभावित करता है। प्रत्येकम पाठनम क्लिष्टतरम करोति, यानी प्रत्येक पाठ को कठिन कर देता है। बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 15वें सवाल पर आइएगा, 15वें सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, तब तक आप लोग बताएंगे। यानी जो छोटे छोटे समय में जो मूल्यांकन करते हैं, उस मूल्यांकन का क्या प्रयोजन होता है, आपसे पूछ रहा है। तो ये देखिएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे हम डेली आपको होमवर्क देते हैं, डेली हम विद्यार्थियों को होमवर्क देते हैं, तो उस होमवर्क का क्या लाभ होगा, आपसे ये मतलब जानना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा नियमित कार्यकरणस्य अभ्यासः विकसति, इससे क्या होगा, हम छात्रों में एक होता है ना कि पठन के प्रति जो दैनिक क्रियाकलाप है वो बना रहे, इसको हम एडजस्ट कराने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो होमवर्क देते हैं ना, तो उस होमवर्क का मतलब ये है कि वो पढ़ाई के साथ हमेशा जुड़ा रहे। डेली एक एक वीडियो देने का मतलब ये है कि आप हमेशा संस्कृत के प्रति आपकी जो है ना कि अच्छा संस्कृत भी हमको पढ़ना है, ये भाव हमेशा बना रहे, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, ठीक। नेक्स्ट, और शिक्षण कुशलता, देखिए शिक्षण कुशलतया सह संबंधितः वर्तते, यानी शिक्षण कुशलता के साथ में संबंधित है, शिक्षण कुशलता के साथ में संबंधित है। श्याम पट्टे लेखनम, श्याम पट अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये इसको, ये तो डिजिटल बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड कहाँ है, ठीक है ना। और कहा कि प्रश्नानाम समाधानम, प्रश्नों को समाधान करना, और प्रश्नकरणम या फिर उपयुक्तम सर्व, प्रश्न करना और उपयुक्त सभी। तो बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वें का क्या आंसर सही होगा, ठीक है। शिक्षण कुशलतया सह संबंधितः वर्तते, यानी शिक्षण की कुशलता के साथ में संबंधित है। यानी देखिएगा बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा पढ़ाता है ना। तो इस बहुत अच्छा पढ़ाने का मतलब क्या है, आपसे यही पूछा है आपसे कि श्यामपट, यानी श्यामपट पर अच्छे से लिख सकता है, यानी ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से लिख सकता है, और प्रश्नों को अच्छी तरह से समाधान कर सकता है, और दूसरों से जो पढ़ाया उसको झट से प्रश्न पूछ सकता है, और उपयुक्तम सर्वम यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 17वें सवाल की। प्रत्यक्ष अधिगमने महत्वपूर्णम स्थानम भवति, प्रत्यक्ष सीखने में महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी प्रत्यक्ष अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है संवेदनशील अंगानाम, संवेदनशील अंगों का, और कहा कि सर्वेषाम शारीरिकानाम अंगानाम, सभी प्रकार के शारीरिक अंगों का, ठीक है। और कहा कि मस्तिष्कस्य, केवल मस्तिष्क का और हृदय का, यानी प्रत्यक्ष अधिगमे महत्वपूर्ण स्थानम भवति, यानी प्रत्यक्ष सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। बताइएगा सभी शारीरिक अंगों का क्या हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप सीख रहे हैं चीज़ों को, तो क्या सभी अंगों से सीख रहे हैं, या फिर केवल मस्तिष्क का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्या फिर हृदय का ही प्रयोग कर रहे हैं। बताइएगा यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। सवाल बहुत ज़बरदस्त है,
ठीक है, संस्कृत शिक्षण बहुत टेढ़ी खीर है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेदनशील अंगों को हम यहाँ पर मानते हैं सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, भावार्थ बोध यानी भावार्थ बोध कराना, शब्द समृद्धि, शब्दों को बढ़ाना, समृद्धि कर लेना, उच्चारण दोष निवारणम, उच्चारण दोष को निवारण कर लेना, और एतेषु न किमपि, इनमें से कुछ भी नहीं। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। पद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होगा, ठीक है, पद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होगा, पद्यों को जब देखिएगा, कालिदास की मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम की पूरी दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी को दर्शाया, क्या आप भी प्रेम करने लग जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा ही मतलब प्रेम करने लग जाएंगे तो गांव वालों के जूते पड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि केवल पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, भावार्थ बोध होता है, शब्द की समृद्धि भी होती है, ये भी होते हैं उद्देश्य, लेकिन गौण रूप में होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य के तौर पर हम भावार्थ बोध को ही रखेंगे, बाकी ये सब सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम रखेंगे, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तावना कौशलस्य उपयोगः शिक्षणे कदा भवति। प्रस्तावना कौशल का उपयोग शिक्षण में कब होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिएगा 19वें प्रश्न को देखिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। सर्वादो यानी सबसे आगे, इसका मतलब सबसे आगे, ठीक है। मध्य भागे यानी बीच भाग में, उपांत्य मतलब अंतिम से पहले, अंतिम से पहले, अंत्य का मतलब अंतिम में, अंतिम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रस्तावना कौशल का उपयोग शिक्षण में हम सबसे पहले करते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा, अगले सवाल को देख लेते हैं। छात्रेभ्यः सृजनात्मकम उत्तर प्राप्त्यर्थम किम आवश्यकम। छात्रों से सृजनात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, इसको यहाँ पर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। अनुशासिता कक्षा, अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षणम, प्रत्यक्ष शिक्षण करना, और विषय वस्तु आधारित प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न या फिर मुक्त प्रश्न आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। छात्रों के सृजनात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक है, आपसे पूछ रहा है। अनुशासित कक्षा, ठीक है, प्रत्यक्ष शिक्षण और विषय वस्तु आधारित प्रश्न या फिर मुक्त प्रश्न। मुक्त प्रश्न जो है यहाँ पर सृजनात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुक्त प्रश्नों में आप स्वतंत्र रूप से खुल करके अपने विचारों को और अपनी अनुभूतियों को और अपने ज्ञान को समावेश करके आप चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। भाषा विकासाय किम अनिवार्यम। भाषा विकास के लिए क्या अनिवार्य है, समाज के साथ संपर्क अनिवार्य है, ये प्रश्न हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। 22वें सवाल को देखिएगा, क्या कह रहा है। शिक्षण प्रक्रियायाः चराः शिक्षकः पाठ्यक्रमः विद्यार्थिनः। शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं, तो कौन से हैं शिक्षण प्रक्रिया के चर, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वम हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पर बात करें तो ठीक है, शिक्षक भी यहाँ पर इस शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं। अध्यापक यानी जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम भी चर है, और विद्यार्थी भी चर हैं, ध्यान रखिएगा। चर 3 प्रकार के होते हैं शिक्षण के चर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण कार्यम सर्वतो न्यूनम प्रभावयति, यानी शिक्षण कार्य सबसे कम प्रभावित करता है विषय ज्ञान, संप्रेषण कौशल, छात्रों के साथ में सहकारी भावना, सहयोग भावना, संसाधनानाम उपलब्धता। देखिएगा, शिक्षण कार्य को सबसे कम कौन सा प्रभावित करता है, आपसे सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। विषय का ज्ञान, विषय के ज्ञान के बिना तो शिक्षण होना ही नहीं चाहिए, है ना। संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल के बिना भी हम विषयों को अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाते हैं, विषय को मस्तिष्क में नहीं बैठा पाते हैं। और छात्रों के साथ सहकारी भावना, छात्रों के साथ सहयोग भावना, और संसाधनानाम उपलब्धता यानी संसाधनों की उपलब्धता। यहाँ पर बताइएगा क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। तो शिक्षण कार्य को सबसे कम जो है
संसाधनों की उपलब्धता यहाँ पर प्रभावित करती है, क्योंकि इसके बिना तो शिक्षण कार्य मतलब प्रभावशाली तो होगी ही नहीं ना। जब तक शिक्षक में ज्ञान नहीं रहेगा, है ना, विषय वस्तु का, तब तक वो क्या पढ़ाएगा? अध्यापक को जाकर के लोरी सुनाने से थोड़ी होगा, ठीक है ना, या बातचीत करने से। अरे आज तो हमने वो मूवी देखी थी घर में, बच्चों से ऐसे बात करोगे? नहीं ना। ठीक, संप्रेषण कौशल भी आवश्यक है। जब बोलना ही नहीं आ रहा है शिक्षक को, तो बच्चे क्या सीखेंगे? जैसा गुरु वैसा ही चेला होंगे ना। तो इसलिए छात्रों के साथ में सहकारी भावना, ये भी शिक्षण को प्रभावित करता है। तो सबसे कम यहाँ पर ये डी माना जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, समूह परियोजना सहाय्यम करोति। समूह परियोजना सहायता प्रदान करता है। सहकारार्थम विवेचनात्मक चिंतन च विकासार्थम, सहयोग के लिए और विवेचनात्मक चिंतन के विकास के लिए, छात्रों में प्रतिस्पर्धा विकास के लिए और उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए। बताइएगा यहाँ पर क्या हो सकता है? 24वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, तब तक आप लोग बताएंगे। समूह परियोजना सहायता करता है। किस चीज़ की सहायता करता है समूह परियोजना? बताइएगा। यानी सहयोग के लिए, विवेचनात्मक चिंतन को विकास के लिए सहायता करता है। यानी सहयोग प्रदान करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन के द्वारा विकास की दिशा में सहायता करता है। या छात्रों में प्रतिस्पर्धा का विकास करवाता है ये। और उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा वर्धन आया, यानी उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। या फिर मस्तिष्क का विकास कराता है। तो आपको बताना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। परियोजनात्मक कार्य की बात करें तो यहाँ पर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भवान कक्षा, देखिएगा, भवान कक्षा स्वकेंद्रितकरणार्थम करोति। आप शिक्षक हैं, भवान का मतलब आप, है ना, आप एक शिक्षक हैं, तो कक्षा को अपने केंद्र बिंदु में रखने के लिए क्या करेंगे आपसे पूछ रहा है। क्या क्या करना चाहिए आपको, या फिर क्या करते हैं? उच्च ही वाचनम, यानी जोर जोर से देखा एक, मतलब ये ऐसे गाना गाएंगे आप, ठीक है ना। श्याम पट्टे विलिख्या, लिख करके, चित्रम विनिर्माय, चित्रों को बार बार बना करके, ये चिड़िया है, ठीक है, ये चिड़िया है, ठीक है ना। तो ऐसे, अब मेरी तो चिड़िया भी नहीं बनती है, चिड़िया की जगह पता नहीं कुछ और बन गया है ये, ठीक है ना। और कहा कि उद्दीपनम परिवर्त्या, और उद्दीपन को परिवर्तन करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अपनी कक्षा को हम कैसे, मतलब एक होता ना कि अधिगम की प्रक्रिया से ही हम जोड़ करके रखते हैं। तो ये एक कला होती है बेटा, ठीक है। तो बार बार शिक्षक क्या करता है, अलग अलग तरह की क्रियाकलाप में करता है छात्रों को जोड़े रखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा छात्रों को हम केंद्रीकृत कर सकते हैं। जैसे हम कोई कविताएं पढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ में किसी दूसरे कवि के भावों को जोड़ करके विषय को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे ही मतलब कभी हम नाटक पढ़ा रहे हैं, तो मतलब अलग अलग पात्रों की जैसे शैली में हम चीज़ों को, मतलब थोड़ी बहुत जितना कर पाते हैं हम, उस दृष्टि से अगर हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए उद्दीपन परिवर्तन करके हम कक्षा को केंद्रित कर सकते हैं। इनमें से सबसे अधिक मतलब जो है सहायता इसके द्वारा होता है। ऑप्शन के अनुसार होगा आंसर, ध्यान रखिएगा। विशिष्ट आवश्यकता युतानां छात्राणां कृते ईदृशी शिक्षा भवेत्। कहा कि, ध्यान से देखिएगा, विशिष्ट आवश्यकता युतानां छात्राणां कृते ईदृशी शिक्षा भवेत्। विदृश यानी विशिष्ट आवश्यकता युक्त छात्रों के लिए इस प्रकार की शिक्षा होना चाहिए। यानी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा सामान्य छात्रों के साथ में, या फिर विशेष विद्यालयेषु विशेष छात्रेभ्यः विकसिताया प्रणालियाँ। कहा कि विशेष विद्यालयों में विशेष छात्रों के लिए विकसित प्रणाली के द्वारा, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो विशेष विद्यालय में नहीं बेटा, विशेष शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं होगी। पता चल रहा है, मतलब अब समझ लो, ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो छात्र हैं ना, अब कोई एक बाधित बच्चा है तो उसके लिए दृष्टिबाधित ही टीचर ढूंढा जाए, कोई मतलब बह रहा है तो उसके लिए कोई अलग प्रकार का शिक्षक ढूंढा जाए, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो इसलिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है। सामान्य छात्र ही सह, सामान्य छात्रों के साथ में विशेष विद्यालयेषु विशेष छात्रेभ्यः विकसिताया प्रणालियाँ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो
अभी ये पद्धति भी चल रहा था, लेकिन जो NCF 2005 के अनुसार तो हमको इसमें ही टिक लगाना चाहिए, लेकिन ये भी कतई संभव होता है। तो यहाँ पर हम D को ही आंसर मान रहे हैं, लेकिन C भी संभव है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के सवालों को थोड़ा सा हमें सोच समझ करके जवाब देना होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मतलब समस्या है उस प्रश्न में, दोनों एक जैसे ऑप्शन रखने के कारण से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, भाषायाम अर्थस्य लघ्वी संरचना होती, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी संरचना होती है, उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य को कहेंगे, रूपीम को कहेंगे, स्वन को कहेंगे, संकेत प्रयोग विज्ञान को कहेंगे, बताइएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे, बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27वें प्रश्न का इसको बताइएगा, ठीक है। यानी अर्थ के सबसे छोटी जो संरचना होती है ना, इसको हम क्या कहेंगे? स्वन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्थ के सबसे छोटी जो रचना है उसको हम स्वन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मानव अंतर्निहित क्षमता यह परिपूर्ण रूपेण विकासम करोति, कहा कि शिक्षा जो है मानव के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्ण रूप से विकास करती है। स्वामिनः विवेकानंदस्य, स्वामी विवेकानंद का कथन है, स्किनर का है, या फिर महात्मा गांधी का है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? 28वें प्रश्न का बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। ये जो शिक्षा मानव अंतर्निहित क्षमता का प्रकाशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा दी गई है, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 28वें प्रश्न का, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, ध्यान रखिएगा। मानव अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण रूप से विकास करता है, ये जो कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं। छात्रेषु समवाय भावनायाः विकासः अनया प्रणाल्या भवति, छात्रों में समवाय भावना का जो विकास है इस प्रणाली के द्वारा होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है, बताइएगा यहाँ पर किसके द्वारा होगा। छात्रों में सामूहिक भावना का विकास, या फिर यानी समूहात्मक भावना का विकास, ठीक है, या फिर एक होता है ना कि सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना का विकास, यहाँ पर हम किससे करेंगे? विश्लेषण के द्वारा, प्रश्नकरण के द्वारा, यानी लिखा करके, या फिर सामूहिक चर्चा के द्वारा। यानी सामूहिक भावना का विकास हम सामूहिक चर्चा के द्वारा ही तो करेंगे, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर विश्लेषण से नहीं होगा, प्रश्नकरण से भी नहीं होगा, और लेखापन से भी नहीं होगा। ये तो कौशलों का विकास करता है ना इनके द्वारा। तो 30वें प्रश्न क्या आइएगा? अयम नाटक शिक्षण से विधिर्नास्ति, यह नाटक शिक्षण की विधि नहीं है। दंडान्वय, आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि और अभिनय विधि। तो यहाँ पर नाटक शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, आपसे सवाल पूछ रहा है, बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। तो जो दंडान्वय विधि है ना, ध्यान रखिएगा, दंडान्वय और खंडान्वय, दंडान्वय और खंडान्वय, ठीक है, ये दोनों ही विधियाँ किस प्रकार की हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर पद्य शिक्षण की विधियाँ हैं, पद्य शिक्षण की विधि है, ठीक है ना। तो बाकी तीनों विधियाँ यहाँ पर नाट्य शिक्षण की विधियों के अंतर्गत समावेश करेंगे। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बालानाम शिक्षा ग्रहण समय भवेत्, बालकों के शिक्षा ग्रहण करते समय होना चाहिए पूर्ण स्वातंत्र्यम, पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। शिक्षक का अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। स्वानुशासन भावना, अपने आप में अनुशासन भावना होना चाहिए, या फिर आत्म प्रेरणा होना चाहिए, या फिर आत्म प्रेरणा होना चाहिए, बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 31 प्रश्न का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण स्वातंत्र्य होना चाहिए। आजकल की शिक्षा पद्धति इस पर फोकस करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा यहाँ स्वरूपम भवति, भाषा का जो स्वरूप होता है भौतिक होता है, अभौतिक होता है, धार्मिक होता है या अधार्मिक होता है, बताइएगा। भाषा का स्वरूप किस प्रकार का है इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। भाषा का जो स्वरूप होता है वो भौतिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, 33वें सवाल को, मातृभाषायाः आवश्यकता वर्तते यतः, यानी मातृभाषा की आवश्यकता है इसलिए भावनायाः अभिव्यंजनार्थम, यानी अपनी भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, और भाव प्रकाशनार्थम, भाव प्रकाशित करने के लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर उपरिक्तेषु सर्वार्थम, यानी दिए गए में से सभी के लिए यहाँ पर मातृभाषा की आवश्यकता है। आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, मातृभाषा की आवश्यकता
इन सभी बिंदुओं के लिए हमें आवश्यक हो जाएगी, क्योंकि देखिएगा भावनाएं अभिव्यंजनार्थम ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए, ठीक है। अब 2 ऑप्शन होंगे तो सभी के अंतर्गत हम रखेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। अधोलिखितेषु किम, दिए गए में से कौन सा भाषा की विशेषता नहीं है। दिए गए में से मतलब कौन सा ऐसा एक चीज है जो भाषा की विशेषता नहीं, आपसे पूछ रहा है। भाषा अर्जिता भवति, भाषा जो है अर्जित की जाती है। इयम विविध रूपा वर्तते, यह विविध रूपों वाली है। भाषा संप्रेषण से माध्यम अस्ति, भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम है। भाषा स्वतः स्फुरता होती, भाषा जो है स्वयं ही प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34वें प्रश्न का आंसर, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम बात करें भाषा जो है अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही कहा। और भाषा विविध रूपों वाली भी होती है, भाषा एक ही स्वरूप में नहीं रहती है, परिवर्तनशील होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और भाषा यानी संप्रेषण की माध्यम भी है। बिना भाषा के हम ऐसे करेंगे, आंख मार के बोलेंगे नहीं ना, समझ गए बात को। तो इसलिए भाषा स्वयं स्फुर्त नहीं होती है, नहीं तो पता चल रहा है पिता जो है बहुत अच्छा वक्ता है और उसका जो पुत्र होता है कई बार गूंगा भी देखा जाता है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा भाषा जो है स्वयं स्फुर्त नहीं होता है, बल्कि भाषा को अर्जित किया जाता है। इसको नोट करिएगा, डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मातृभाषायाः संकुचितः अर्थः वर्तते। मातृभाषा का संकुचित अर्थ है प्रतिवेशिनः भाषा, यानी मातृभाषा का संकुचित अर्थ क्या है, आपसे पूछ रहा है। यानी पड़ोसी की भाषा, मातृ भाषा यानी मम्मी की भाषा को मातृभाषा कहेंगे, या पड़ोसी की भाषा को मातृभाषा कहेंगे, या फिर परिवार की भाषा को कहेंगे, या फिर समाज की भाषा को कहेंगे, बताइएगा। मातृभाषा का संकुचित अर्थ हम किसे कह सकते हैं, इसको बताइएगा। 35वें प्रश्न को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मातृभाषा अगर आप कहेंगे तो ये संकुचित अर्थ हो जाएगा, केवल मम्मी की भाषा को आप मातृभाषा कहेंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, बालानां प्रदीयमाना शिक्षा भवेत्, बालकों को दी जाने वाली शिक्षा होना चाहिए नैतिक विकासाय सक्षमा, नैतिक विकास के लिए सक्षम, और मूल प्रवृत्तिनां शोधनम, मूल प्रवृत्तियों को शोधन करने वाली यानी शुद्ध करने वाली, उसको परिष्कृत करने वाली, अमूर्त स्थायी भावनानां विकासने बलयुक्ता, अमूर्त स्थायी भावनाओं को विकास में बल देने वाली, और एतत् सर्वम बताएगा। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा किस प्रकार के होना चाहिए आपको बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36वें प्रश्न की बात करें तो बताइएगा, क्योंकि नैतिक विकास में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। मूल प्रवृत्तियों का शोधन भी करना जरूरी है, और अमूर्त स्थायी भावना का विकासन भी होना चाहिए, ठीक है। और इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक कक्षायाः छात्रेभ्यः संस्कृत शिक्षणस्य अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या हो सकता है, बताइएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत शिक्षण की अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य से तात्पर्य उनको रुचि पैदा करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे हम मतलब उनमें रुचि जगा सकते हैं। भाषायां बोध सहित श्रवण योग्यता प्राप्ति, भाषा में अवबोध के साथ में श्रवण योग्यता को प्राप्त कराना, भाषा तत्वों को ज्ञान प्राप्त कराना, या मातृभाषा के तथा उसके साहित्य में रुचि बढ़ाना, और भाषा कौशलेषु, भाषा कौशलों में मौलिकता लाना, और उसकी योग्यता मतलब बच्चों में जागृत करना। तो बताइएगा यहाँ पर 37वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसको बताइएगा। अभिवृत्त्यात्मक जो उद्देश्य होते हैं ये आपके रुचि के साथ में संबंधित होते हैं, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। मातृभाषा में तथा इसके साहित्य में रुचि बढ़ाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट देखिएगा 38वें प्रश्न को, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षणस्य आवश्यकता केषु भवति, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किन में होती है। दृष्टिबाधित बालेभ्यः, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, और कक्षा प्रतिकूल बालकेभ्यः, कक्षा प्रतिकूल बालकों के लिए, और कहा कि अनुसूचित बालेभ्यः, अनुसूचित बालकों के लिए, या फिर सृजनशील बालेभ्यः यानी सृजनशील बालकों के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का, देखिएगा
आपसे पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता किनको होती है। दृष्टिबाधित बालकों को केवल दृष्टिबाधित बालकों को ही उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, या फिर कक्षा के अनुकूल आचरण न करने वाले बच्चों के लिए, या फिर अनुसूचित बालकों के लिए, या फिर सृजनशील बालकों के लिए। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा कक्षा के प्रतिकूल जो भी बच्चे आचरण करते हैं उनके लिए होता है ना। अधिगम समस्या से युक्त बच्चे तो वही होंगे ना, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कक्षा के प्रतिकूल हो जाएंगे राइट आंसर। प्रत्यक्ष विधि उच्यते, प्रत्यक्ष विधि को हम कहते हैं निर्बाध विधि, गुरु शिष्य साक्षात संपर्क विधि। निर्बाध विधि कहते हैं प्रत्यक्ष विधि को, या फिर गुरु शिष्य का साक्षात संपर्क विधि कहते हैं, या फिर दूसरों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाली कहते हैं, या फिर एतेषु न किमपि, यानी इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता है। इसको बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको हम निर्बाध विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि को, यानी जिस भाषा का अध्यापन कर रहे हैं उसी भाषा में कक्षा का संप्रेषण करना। ठीक है ना। तो अभी लास्ट प्रश्न है, देखिएगा, भाषा शिक्षणस्य ज्ञानात्मक उद्देश्येषु निम्नलिखितेषु किम नास्ति नान्तर्भवति। देखिएगा लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिएगा भाषा शिक्षण की ज्ञानात्मक उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्भूत नहीं होता है। भाषिक तत्वों का ज्ञान करना, विषय वस्तु का ज्ञान करना, रचनात्मक विविध कार्याणाम ज्ञान, रचनात्मक विविध कार्यों का ज्ञान करना, और अध्ययन ज्ञान करना। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसके बाद सर की क्लास है तो इसलिए ठीक है आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, भाषा के ज्ञानात्मक उद्देश्य का यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत किसको समावेश नहीं करते हैं आपसे कहा है। ज्ञानात्मक तत्वों का ज्ञान यानी भाषिक तत्वों का ज्ञान करना, विषय वस्तु का ज्ञान करना, ये भी आता है, और रचनात्मक विविध कार्याणाम ज्ञानम और अध्ययन ज्ञानम। ठीक है ना, विषय वस्तु का ज्ञान जो है अध्ययन ज्ञान के अंतर्गत आ ही गया ना, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से प्रश्नों पर चर्चा होती रहेगी। अभी फिलहाल आपके लिए टॉप 40 प्रश्न कर दिया है, आपको दिया है, और आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास में वाकई बहुत परिश्रम लगा है, वहाँ से अलीगढ़ के पास से आकर के यहाँ आपको दिल्ली आकर के रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आने जाने का खर्चे की मत सोचो, ठीक है, लेकिन एक अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, यही मतलब मेरा उद्देश्य है। बस आपकी परीक्षा चल रही है तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान में रख करके मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसी के अंतर्गत ये भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस था। इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और राम सर का आप सभी को भी आभार व्यक्त करना है, मुझे ही नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सबका, स्वस्थ रहिएगा। फिर से अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, है ना। बाय बाय।